अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को है गिरा, टीम क्लासिक। सट क्रेडिट गोज़ टू सायरा नाज, आरुश खान, तुबा कामरान, आशमा अशफाक, कनवा गाजी। ऐबक को घर आए 2 दिन हो चुके थे, मगर सायरा एक भी बार उससे मिलने ना आई थी। जुलैदैन उसके घर आते ही जल्द वापसी के वादे के साथ लाहौर रवाना हो गया कि फ़र्ज से किनारा कशी भी मुमकिन ना थी। सायरा का इंतज़ार करते ऐबक को उसकी नाराज़गी का अच्छे से एहसास था। अनीज़ा ने इन दोनों के ज़्यादा चलने फिरने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी। सो ऐबक ने पीनों के हाथ पैगाम भेजकर सायरा को अपने कमरे में बुलाया था। कैसी हो अलीज़ा। सायरा उनके कमरे में आ तो गई, मगर उसने ऐबक की तरफ अभी भी नहीं देखा था। वो बिस्तर पर नीम दराज अलीज़ा की तरफ मुतवज्जह हुई, जिसके हाथ पर अभी भी ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर ने उसकी सेहत की वजह से उसे 1 महीने तक हफ्ते में 1 ड्रिप लाजमी तजवीज़ की थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, बाजू कैसा है अब। अलीज़ा ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते इसके बाजू की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जो कि अभी भी पट्टी की कैद में था। उससे अभी बाजू को हरकत देने की इजाज़त ना थी, सो वो उसे स्लिंग की मदद से सीने पर टकाए हुए थी। काफ़ी बेहतर है। ऐबक आंखों में मसनूई तासुफ लिए इन दोनों के एक दूसरे का हाल अहवाल दरदाफ़्त करते देख रहा था। मेरे ख्याल से इस कमरे में सबसे ज़्यादा मैं बीमार हूँ और कोई मेरा हाल ही नहीं पूछ रहा। ऐबक के दुहाई देने पर अलीज़ा होले से हंस दी, जबकि सायरा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। अलीज़ा, अपने शौहर से कह दो मुझसे बात करने की कोशिश ना करें, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। सायरा ने संजीदगी से कहते भरपूर नाराज़गी का इजहार किया था। तुम दोनों बहन भाई खुद ही निबट लो, मैं बीच में नहीं आने वाली। आह में तो तुम दोनों खुद ही मिल जाते हो। उसकी बात पर अलीज़ा को भी अपनी नाराज़गी याद आई, जो वो खुशखबरी सुनते ही भूल गई थी। चलो, एक माना नहीं और दूसरा भी लौटने की तैयारी में है। ऐबक के बेचारगी से कहने पर सायरा इस बार अपनी मुस्कुराहट को फैलने से रोकने ना पाई थी। सायरा, तुम जानती हो कि माम ने मुझे बिस्तर से उतरने से मना किया है, मगर मैं तुमसे बात करने के लिए वहाँ तक चलकर तो आ ही सकता हूँ। ऐबक को उठता देखकर सायरा जट बिस्तर की दूसरी जानिब बढ़ गई, तो ऐबक ने एक फातहाना निगाह अलीज़ा पर डाली थी। बहुत बुरे हो तुम। उसके बिस्तर के किनारे टिकते सायरा ने दोहान से लहजे में कहा था। अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द की हिफाजत करना अगर बुराई के ज़ुमरे में आता है, तो मैं बुरा ही ठीक हूँ। ऐबक भी उसके चेहरे के तासुरात देखते संजीदगी से गोया हुआ था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अम्मा जान और अलीज़ा को क्या मुँह दिखाती। सायरा ने अपनी परेशानी की वजह बयान की, तो ऐबक ने गहरा सांस भरा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मॉम, डैड और भाई को क्या मुँह दिखाती। अपनी बात लौटाने पर सायरा ने झुका सर उठाकर उसे एक तेज़ घुरी से नवाजा था। सायरा, तुम मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन भी हो, और भाइयों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बहनों की हिफाजत करें। 10 साल पहले मैंने नादानगी में तुम्हें और भाई को जुदा कर दिया था। सो अब अगर ये हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ न कर पाता। मैं 10 साल पहले तुम दोनों के बीच आया था, तुम लोगों ने एक तवील हिजर काटा, मगर अब तुम दोनों की तकलीफ़ ऐबक सियाल की जान वैसे ही निकाल लेती। मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए तड़पते देखा है, सो अब ये अजियत हम में से कोई भी बर्दाश्त न कर पाता। ऐबक ने उठकर बैठते उसके सर पर हाथ रखते हुए ये सब कहा, तो बावजूद ज़ब्त के सायरा की आंखें बरस पड़ी। अलीज़ा की आंखों से भी नमी छलकी थी। आई एम सॉरी एबी, मैं हमेशा तुम्हारी तकलीफ़ की वजह बन जाती हूँ। सायरा का इशारा यकीनन इसकी और जुलैदैन की अनबन की तरफ था। माफ़ी के बदले मुझे क्या मिलेगा। रोके सायरा की कोई गलती ना थी, मगर उसकी माजरत ने ऐबक एक नई राह सुझाई थी। सो वह नफ़ा नुकसान की परवाह किए बगैर अपने इरादे की तकमील को जुट गया। क्या चाहिए तुम्हें? सायरा ने तेज़ी से पूछा था। कसरे सियाल की खुशियाँ, ऐबक ने बरजस्तगी से जवाब दिया था। मैं समझी नहीं। सायरा ने उलझन आमेज़ लहजे में इस्तफसार किया। तुम रुखसती के लिए हाँ कर दो। मैं नहीं जानता कि गांव जाते वक्त तुम्हारे और भाई के बीच क्या हुआ है जो उन्होंने चुप साध ली, मगर यह ज़रूर जानता हूँ कि उनसे दूर रहकर तुम कभी खुश नहीं रह सकती। तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं उसके हल की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, मगर इस रिश्ते को मज़ीद मत लटकाओ। सर झुकाकर उसकी बात सुनती सायरा उसे ये न कह सकी कि अपने दिल की बात बहुत अच्छे से जुलैदैन को बता चुकी है। ऐबक कभी मज़ीद भी कुछ कह रहा था। मॉम डैड ने कभी तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मगर ये भी सच है कि तुम्हें और भाई को एक साथ देखना उनकी ज़िंदगी की अव्वलीन खुशी है। मैं एक भाई होने के नाते तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि अपने लिए ना सही तो हमारे लिए ही इस मामले में हाँ कह दो। ऐबक की बात पर 2 आंसू सायरा के रुखसारों पर फिसल आए। सायरा ने डुबडुबाई नज़रों से उसे देखा, जो उससे उसी की खुशी के लिए इल्तिजा कर रहा था। मानो या ना मानो, इसी में बेहतरी है। एक भाई के लिए उसके बहन भाई की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो। ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले किसी की खुशी के लिए भी लेने पड़ते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये एक फ़ैसला तुम हम सब की खुशी के लिए ले लो। यकीन करो, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। ऐबक बोलते बोलते हाँफ गया, तो सायरा ने अपने गाल रगड़ते जट पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था। कुछ तो बोलो, देखो मेरी बीवी भी तुम्हारे जवाब की मुंतज़िर है। डॉक्टर ने कहा है उसे हर तरह की परेशानी से दूर रखें। देखो ना, अब कितना बुरा लगेगा अगर ताई से पहले उसके ताया की ज़िंदगी में उनकी भतीजा या भतीजी आ जाए। ऐबक ने 2 घूंट पीकर गिलास वापस करते अलीज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो उसने भी झट चेहरे पर मस्कीनियत तारी की थी। उसे ऐबक की कहीं किसी बात से भी इख्तलाफ ना था, जबकि उसके हर बात पर सायरा के कान की लुएं तक सूख पड़ी थी।
मैं सोचूंगी इस बारे में। सायरा ने एक जुमले में ही बात समेटते बाहर की ली तो अलीज़ा मोहब्बत पाश नज़रों से ऐबक को देखने लगी थी। क्या लगता है इस सारी तकरीर का कोई फ़ायदा होगा या नहीं? सायरा के जाते ही ऐबक ने अलीज़ा की जानिब देखते पूछा तो वह फ़ौरन इस बात में सहला गई। उसके इस अंदाज़ पर ऐबक महजूब हुआ था। शुक्रिया अलीज़ा, उसने करवट के बल नीम दराज होते अलीज़ा का हाथ थाम कर कहा तो वह सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखने लगी। मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए, मुझे समझने के लिए, हर मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए। ऐबक ने कहते हुए इसके हाथ को होले से अपने लबों से छुआ तो अलीज़ा ने झट पलकें झुकाईं। उसके चेहरे पर एक हया आलूद मुस्कान उभरी। ऐबक ने महबूद होते हुए एक बार फिर उसके हाथ को अपने लबों से छुआ। ममता का नूर बिखरते ही अलीज़ा के चेहरे पर एक अनोखी चमक धर आई थी। वो इस खबर के मिलने के बाद से यूं ही ऐबक की छोटी छोटी जुबानी बातों पर शर्मा कर उसे मज़ीद अपना दीवाना बना रही थी। ऐबक ने कभी नहीं सोचा था कि कभी अलीज़ा भी उसे नज़रें चुराएगी, मगर अब ये मंज़र उसे बहुत से दिलकश नज़ारों से ज़्यादा प्यारा लग रहा था। कितना मज़ा आएगा ना जब हम अपने बच्चों को बताया करेंगे कि उनके मामले में इस कदर मोहब्बत है कि एक बीमार पड़ा तो दूसरे दिन उसके साथ लेटने में ज़रा ताख़ीर न बरती थी। अलीज़ा ने अपनी खुफ्त मिटाने का अपने ड्रिप लगे हाथ की तरफ इशारा करते कहा तो जवाब में इन दोनों का कहकहा कमरे में गूंजा था। वो दोनों अब आने वाले सुनहरे दिनों की बातें कर रहे थे। कमरे में आने के बाद भी सायरा काफ़ी देर गुमगो की कैफियत में बैठी रही। उसे ऐबक की बातों पर ज़रा हैरत ना हुई कि ऐसा ही कुछ वह ज़ुलेदैन के मुंह से भी सुन चुकी थी। वह अस्पताल में अपने क़याम के दौरान नींद में अपने हाथों और चेहरे पर ज़ुलेदैन के हाथों का लम्स महसूस करती रही थी, मगर वो जागते में कम ही उसके सामने आया था। न जाने क्यों उसे लगता था कि ज़ुलेदैन दानिस्ता तौर पर उसके सामने आने से गुरेज कर रहा है। कहीं ना कहीं सायरा उसके गुरेज की वजह से वाकिफ़ थी। उसके ख्याल में ज़ुलेदैन शायद उसके जज्बात जानने के बाद उसके सामने आकर उसे तकलीफ़ न देना चाहता था। इस शक की तस्दीक उनकी आखिरी मुलाकात ने कर दी थी। वो अनीज़ा के साथ अपने कमरे में थी जब ज़ुलेदैन दरवाजे पर दस्तक देते पहली बार उसके कमरे में आया। वो वापसी के लिए निकलने से पहले अनीज़ा से मिलने आया था, मगर अनीज़ा के उन दोनों को तनहा छोड़ जाने के बाद वो उसके पास आन ठहरा। सायरा उसे आता देख कर सीधी हो बैठी थी। ज़ुलेदैन बिस्तर के किनारे टिक गया। कैसी हो? ज़ुलेदैन ने नज़रें ज़मीन पर टिकाए ही उससे सवाल किया था। बेहतर हूँ, सायरा ने भी सर झुकाकर सादा से लहजे में जवाब दिया था। उसके जवाब के बाद कुछ देर इन दोनों के बीच खामोशी हम कलाम रही। फिर ज़ुलेदैन ने आगे जो अपना झुका हुआ सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। मैंने गाँव जाने से पहले तुमसे एक सवाल किया था, लेकिन आज मैं तुमसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। ज़ुलेदैन की तमहीद सायरा को चौंका गई। वो तो हमेशा साफ़ और दो टोक बात करने वाला शख्स था, तो फिर आज ये अंदाज़ क्यों? सायरा को अच्छा नहीं लगा था उसका ये आज़ाना अंदाज़। वो तो बस अपनी चलाते ही अच्छा लगता था। अम्मा जान ने कल फिर मुझसे रुखसती की बाबत सवाल किया है। मैं जानता हूँ कि मुझे लेकर तुम्हें बहुत सी गलतफहमियाँ हैं, मगर मैं यहाँ किसी वजाहत के लिए नहीं आया, क्योंकि मैं अपने हिस्से का सच तुम्हें बता चुका हूँ। इस वक्त कसरे सियाल को खुशियों की अशद ज़रूरत है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर अम्मा जान तुमसे कुछ कहें तो तुम रुखसती के लिए हाँ कह देना। हम खुश नहीं हो सकते, मगर खुद से वाबस्ता लोगों को तो खुशी दे सकते हैं ना। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, और ना ही रुखसती के बगैर तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ होगा। बस एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस कसर पर छाए गम के बादलों को हटाने में अगर कुछ तुम मदद कर सको तो मैं तुम्हारा मशकूर रहूँगा। तुम अच्छे से सोच लो, तुम्हारा जो भी फ़ैसला होगा मुझे मंजूर है। ज़ुलेदैन ने अपनी बात के दौरान उसके चेहरे से निगाहें नहीं हटाई थीं, यूँ जैसे उसे हिफ्ज़ कर लेना चाहता हो। अपना ख्याल रखना। अपनी बात मुकम्मल करके वो उठा और सायरा के कुछ भी सोचने समझने से पहले उसकी सभी पेशानी पर अपने जलते होंठों का लम्स छोड़कर वो लंबे लंबे डग बढ़ता वहाँ से निकलता चला गया। सायरा तो उसकी इस जिसारत पर ही डंग बैठी रह गई। सायरा का हाथ में कान के अंदाज में अपनी पेशानी तक गया था। वो अभी भी ज़ुलेदैन की समझ को सोचकर सरताबाद सूख पड़ी। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर मेज़ की दराज से अपनी डायरी निकाली। उसे खोलकर देखने के बाद सायरा को ढूंढने से भी वो अल्फाज न मिले जो उसकी अजियत के गवाह थे। उसके आंसू इन सब तकलीफ़ों को धो चुके थे। डायरी बंद करते सायरा यक एक फ़ैसला ले गई। वो जानती थी कि ज़ुलेदैन बस उसकी एक पुकार का मुंतज़िर है, और सायरा ने उसे पुकारने का फ़ैसला कर लिया था। महरूम ख्वाब दीदाए हिरा न था कभी, तेरा ये रंग ए शबे हिजरा न था कभी, था लुत्फ़े वस्ल और कभी अफ़सोने इंतज़ार, यूँ दर्द हिज सिलसिलाए जुम्बा न था कभी, पुरसा न था कोई तो ये रुसवाइयाँ न थी, किसी पे हाले परेशान न था कभी। हर चंद गम भी था मगर एहसासे गम न था, दरमा न था तो मातमे दरमा न था कभी, भी उदास और मेरी रात भी उदास, ऐसा तो वक्त ए गमे दौरा न था कभी, दौरे ख़ज़ा में यूँ मेरे को करार है, मैं जैसे आशनाए बहारा न था कभी। क्या दिन थे जब नज़र में ख़ज़ा भी बहार थी, यूँ अपना घर बहार में वीराना था कभी। बेकैफ़ो बेनिशात ना थी इस कदर हयात,
जीना अगरचे इश्क में आसान न था कभी। नासिर काज़मी। शहर लाहौर पर एक खुशगवार शाम उतरी। दिन भर सूरज की हिद्दत भरी तरावट से महसूस होते आसमान पर इस वक्त कोहरे का नामो निशान तक न था। खुनकी भरी हवा इस वक्त खासी बली मालूम होती थी। अपने कमरे से मुल्हका टेरेस पर खड़ा जुलैदैन हाथ में काफ़ी का भाप उड़ाता कप थामे किसी गैर मोरी नुक्ते को देखते सायरा को सोचने में मगन था। कब से उठते धुएं के मुरगुले सायरा की छवि बनाकर हवा में तहलील होते महसूस हो रहे थे। उससे लाहौर आए 1 हफ्ता होने को आया था और उस दौरान एक बार उसकी सायरा से बात न हुई थी। उनके बीच बातचीत तो पहले भी नहीं थी, मगर पिछले कुछ अर्सा से उनके दरमियान हाइल अजनबियत की दीवार ज़रूर गिरने लगी थी। लेकिन अब गाँव जाने के दौरान होने वाली तल्ख कलामी के बाद वो दीवार वापस पूरे कद से अपनी जगह खड़ी हो गई थी। जुलैदैन सुबह शाम कसर के मकीनों को फ़ोन करके सायरा और रहबा की तबीयत दरियाफ़्त करता रहता, मगर सायरा से बराह रास्त बात करने की उसने कोशिश ना की थी। वो लाशऊरी तौर पर सायरा की जानिब से किसी पेशकदमी का मुंतज़िर था, क्योंकि अब वो खुद को उस पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था। वो अपनी सोचों में गलता था जब उसके फ़ोन की बजती घंटी ने उसके तकाज़ में खलल डाला। कुछ फासले पर पड़े मेज़ पर रखे फ़ोन को पकड़ते जुलैदैन ने काफ़ी कान छुआ कप मेज़ पर रख दिया था। वीज़ा कॉलिंग। स्क्रीन पर जगमगाते नाम को देखते जुलैदैन सियाल को हैरत का एक शदीद झटका लगा था। उसने गाँव में क़याम के दौरान की गई खामोश काल से पहले और ना ही कभी उसके बाद उससे यूँ राब्ता किया था। हज़ार वाहमों और अंदेशों में घिरे उसने एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते राब्ता बहाल किया था। अस्सलाम वालेकुम। सलामती भेजते ही उसकी मुंतज़िर समाइते सायरा के कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पल के तवक्कुफ़ के बाद फ़ोन के पास से उसकी आवाज़ उभरी तो जुलैदैन ने आंखें मोड़ कर उस लम्हे को महसूस किया था। कई रोज़ से तड़पते दिल को यह आवाज़ सुनते ही करार आया था। मिस्टर जुलैदैन सियाल, मेरी क्लाइंट हैं सायरा खुदाबख्श, वो आपसे मिलना चाहती हैं। क्या आप किसी दिन उनके साथ डिनर करना पसंद करेंगे? जुलैदैन ने उसकी बात सुनते ही फ़ोन कान से हटाकर देखा, आया वो सच में सायरा ही थी या कोई और। ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात होगी। बताइए कब मिलना है उनसे? जुलैदैन ने तसल्ली करते खुश दिली से कहा था। उसके सारे वजूद पर एक सरशारी सी छाई थी। वो बिन कहे भी जान गया था कि सायरा जुलैदैन सियाल को उसका साथ कबूल है। जब भी आप फारिग हों। लवेज़ा का अंदाज़ खालिसन पेशा वाराना था, मगर जुलैदैन इसके लहजे में पिन्हा जज्बात में बखूबी महसूस कर सकता था। दिल तो अभी उड़ कर आने को चाह रहा है, मगर क्या करूं कि मुल्क व कौम का भी खादिम हूँ। सो मैं जुम्मा की रात आपकी क्लाइंट से मिलने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। बस आप जगह का बता दें कि कहाँ करना है डिनर। जुलैदैन ने भी उसी का अंदाज़ अपनाते जवाब दिया, जबकि दर हकीकत उसका रोम रोम खुशी के बेपाया एहसास के तक रकसा था। कस्से सियाल के किचन में मिसेस सायरा जुलैदैन सियाल के हाथ का बना खाना कैसा रहेगा। लवेज़ा की पेशकश पर उसका दिल झूम उठा, मगर अगले ही पल वो उस मंसूबे की नफ़ी कर गया। दिल से ये लुत्फ़ उठाता, मगर मिसेस जीएस के ज़ख्मी होने की वजह से मैं बिल्कुल भी ये गवारा नहीं करूँगा कि वो मेरी वजह से ख़ुद को ज़रा सी भी तकलीफ़ दें। ये पेशकश उदार रही। परसों हम एक रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद सायरा का दिल उसकी इस हदत या फ़िक्र पर शादा हुआ। वो झट लवेज़ा के रूप में आती ओके कहकर फ़ोन बंद कर गई थी। राब्ता मुनक़ता होते ही जुलैदैन ने ज़ोरदार आवाज़ में यस कहते अपनी खुशी का भरपूर इज़हार किया था। उसी खुशी में वो मेज़ पर रखा ठंडी काफ़ी का कप एक ही सांस में ख़त्म कर गया। दिलफरेब मुस्कुराहट ने मुसलसल उसके चेहरे का अहाता कर रखा था। वो कुछ सोचते हुए एक फ़ोन पर कोई नंबर मिलाने लगा। सायरा बैकग्राउंड से ठार टिकाए खूबसूरत से मुस्कान सजाए जुलैदैन के बारे में सोच रही थी। उसके लबों पर सजी मुस्कुराहट उसकी सच्ची खुशी की गमाज़ थी। कितने ज़िंदगी से भरपूर थे ना वो लम्हे जब उसने जुलैदैन सियाल से बात की। कितनी खुशकुन होने वाली थी वो घड़ियाँ जब वो जुलैदैन के संग होती। फ़ोन से आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेशानी बजाते हुए जुलैदैन के रद्द-ए-अमल के बारे में सोच रही थी। क्या वो उसके फ़ोन से उसके दिल का हाल जान चुका होगा? इन्हीं सोचों में गुम वो मुस्कुराए जा रही थी जब अचानक फ़ोन की बजती घंटी ने उसका इत्तेकाज़ तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। सायरा ने हैरत से उसका नाम देखते फ़ोन उठाया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो दोबारा उसे फ़ोन खटका देगा। वालेकुम अस्सलाम, मिसेस लवेज़ा जीएस। वो मुस्कुराहट दबाता मुखातिब हुआ, जबकि उसके तर्ज़ तख़ातुब पर सायरा ने फ़ोन कान से हटाकर हैरत से स्क्रीन को यूँ घूरा जैसे वहाँ नंबर के बजाय शोहरे नामदार बनफ़्से नफ़ीस खुद मौजूद हों, यानी कि उसने भी अब लवेज़ा को ही फ़ोन किया था। जी मिस्टर सियाल, कहिए कैसे फ़ोन किया रात के इस पहर? हैरत से निकलते सायरा ने भी मुस्कुराहट रोककर लहजा संजीदा बनाते लवेज़ा के रूप में ढलते जवाबन इस्तफ़सार किया था। मुझे एक मशवरा चाहिए था मिस कंसल्टेंट। एक ज़ाती मशवरा। ज़ाती पे ज़ोर देते उसने लब दांतों तले दबाए थे। देखिए मिस्टर सियाल, मैं आपकी सियासी मशीर हूँ, ज़ाती नहीं। तो आप बगैर किसी मुआहदे के यूँ पर्सनल एडवाइस नहीं ले सकते। इसके लिए आपको बाकायदा हमारे साथ मुआहदा करना होगा। ये शरारत समझते वो भी अब उमड़ आने वाली हंसी को रोक कर
लहजा थोड़ा सख्त करते गोया हुई थी। अगर ये बात है तो मिसेज़ यस, आपको मेरी ज़ाती मशीर बने तो बरसों हो चुके हैं। मुआहिदा तो किया गया था ना, बाकायदा दस्तखत किए थे ज़िंदगी भर साथ रहने के मुआहिदे पे। तो इस लिहाज से आप मेरी मदद करने की पाबंद हैं। तर्ज़ तो खातूब बदलते उसने गंभीर लहजे में कहते सायरा को बहुत कुछ याद दिलाया था। बड़ी जल्दी नहीं याद आ गया आपको बरसों पहले किया गया मुआहिदा? लेकिन चले छोड़ें, बताएं क्या मदद चाहिए आपको मेरी। शाहाना अंदाज में बहुत कुछ जताते लहजे पर ज़ुलैदैन अशश ही तो कर उठा था। मेरी बीवी ने मुझे खाने पर मदऊ किया है। सुबह मैं उसके लिए एक बेहतरीन सा तोहफ़ा खरीद कर उसे मुतासिर करना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है ना कि मेरी प्यारी सी बीवी तो मुझे अपनी पसंद नापसंद बताएगी नहीं। उसे नाराज़ बहुत कर चुका हूँ। अब आप बताएं ऐसा क्या करूं कि मेरी मिसेज़ मुझसे खुश हो जाए। बेचारगी से बोलता वो उसे हंसने पर मजबूर कर गया। उसकी ज़िंदगी से भरपूर हंसी सुनते उसने बेसाख्ता आंखें मूंद लीं। दिल में एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ था। पहली बार ज़िंदगी में पहली बार वो उसकी वजह से यूँ दिल खोल के खिलखिलाई थी। दिल ने चुपके से उसे देखने की ख्वाहिश की, मगर उसने दिल को समझा लिया कि आगे अभी ऐसे बहुत से मौके आने थे। बहुत रह लिया गमज़दा, अब तो होशियाँ देखने का वक्त था। मिस्टर सियाल, आपकी मिसेज़ बहुत सादगी पसंद है। आप अपने हाथों से कार्ड बना कर दे देंगे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। उसकी शरारत का साथ देते वो मुस्कुराते लहजे में गोया हुई थी। उसे तो ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं शायद ये ख्वाहिश छुपी हुई थी जिसका उसने पस पर्दा इजहार कर दिया। बचपन में ज़ुलैदैन जब हॉस्टल में मुकीम था तो वो हर मौका पर अपने दोनों भाइयों का अपने हाथ से कार्ड बनाकर भेजा करता था। सायरा का भी अक्सर दिल चाहता कि कभी वो इसके लिए यूं कार्ड बनाए। अपनी हसरत का इजहार करते उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ज़ुलैदैन शरारत के पैरहन में उसकी ख्वाहिश जानना चाह रहा है। बहुत शुक्रिया मिसेज़ यस, अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही वो कॉल काट गया था। खुली फ़िज़ा में खड़े ज़ुलैदैन के लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट मचली थी। उसने लब दांतों तले दबाकर एक बार फिर फ़ोन पर सायरा का नंबर मिलाया था। सायरा अभी ज़ुलैदैन की बेबरवती पर ठीक से हैरान भी ना हो पाई थी कि एक बार फिर इसका फ़ोन गुनगुना उठा। अबरू उठाते उसने कॉल हम रिसीव की, लेकिन नाराज़गी के इज़हार के तौर पर खामोशी रही। सायरा, उसके फ़ोन उठाते ही ज़ुलैदैन के लहजे का ये ज़ीरो बम सायरा की हथेलियाँ नम कर गया। उससे आज से पहले कभी इतना अपना नाम इतना खूबसूरत ना लगा था जितना इस वक्त ज़ुलैदैन के पुकारने पर लगा। उसके लब कुछ कहने की चाह में फड़फड़ा कर रह गए। आई लव यू। ज़ुलैदैन का ये इकरार सायरा की जान निकालने के दर पे हुआ। ज़ुलैदैन ने अपने अंदर उठते जज्बात के तलातुम पर बंद बांधते चुपके से रब्ता मुनक़ता कर दिया। फ़ोन बंद करते वक्त इन दोनों के लबों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रक्सा थी। उनके इर्द गिर्द जैसे होशनमा से तितलियाँ उड़ती फिर रही थीं। मोहब्बत के रंग इन दोनों पर बरसाती खुशियों की नवीद सुना रही थीं। नवासी शाम शहर इक़्तिदार पर अपने पर फैला चुकी थी। अनीज़ा सियाल तो इन दोनों के डिनर पे जाने का सुनते ही निहाल हो गई। अमान, अलीज़ा और ऐबा की खुशी दीपनी थी। उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि ज़ुलैदैन सायरा के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है। आज की शाम ज़ुलैदैन और सायरा के नाम थी। सायरा जो कुछ देर पहले ही डॉक्टर के पास से घर लौटी थी, वो अब अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी तैयार होने में मगन थी। ज़िंदगी में पहली बार वो अपनी मर्ज़ी और दिल की खुशी से ज़ुलैदैन सियाल के लिए तैयार हो रही थी। नीले रंग की मैक्सीनमा फ्रॉक के ऊपर हिजाब की सूरत हमरंग दुपट्टा चेहरे के गिर्द बांधे हल्का सा मेकअप किए वो जैसे सज सी गई थी। सुरमई आंखों में लगा काजल इन्हें मज़ीद हसीन बना रहा था। ज़ुलैदैन की जानिब से इंतज़ार का पैगाम वसूल होते ही अपनी तैयारी पे आखिरी नज़र डाल दी और रेस्टोरेंट जाने के लिए कमरे से बाहर निकले, जहाँ कोई बहुत शिद्दत से उसका मुंतज़िर था। अनीज़ा और जहांज़ेब सियाल की ढेर सारी दुआओं और ऐबा कलीज़ा की नेक ख्वाहिशात की छाँव में वो घर से निकल आई। गो कि उसका बाजू स्लिंग में नहीं बंधा था, मगर ज़ख्म अभी भी बाकी था। सो जहांज़ेब सियाल की हदायत पर अमान उसे रेस्टोरेंट छोड़ने जा रहा था, जिसकी शौकियाँ अपने अरूज पर थीं। वो मुसलसल से ज़ुलैदैन का नाम लेकर छेड़ रहा था। मेरी छोड़ो और अपनी बात करो बच्चे, ये हमारी देवरानी का क्या किस्सा है। उसकी किसी बात के जवाब में उसके कंधे पर एक दप लगाती सायरा कुछ याद आने पर उससे पूछने लगी। उसके सवाल पर अमान के चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैली थी। मैं तो कब से मुंतज़िर था इस सवाल का, मगर इस हादसे ने इतनी ताख़ीर कर दी। कसम से हमारी जानें सूली पर लटका रखी थी तुम दोनों ने। अमान से कुछ बताता उससे पहले ही उसे वो हादसा याद आ गया था। कुछ हादसे हमारी किस्मत में लिखे होते हैं अमान। वैसे भी जो गुज़र गया उसका गम क्या करना। तुम बस अब अपने मुस्तकबिल की बात करो। साया ने नासहाना अंदाज में कहते आखिर में हल्का फुल्का लहजा अपनाया था। कोमल नाम है, मेरी जूनियर है, जो लाहौर से माइग्रेट होकर इधर आई है। मेरे प्रपोज़ल का मुस्तवद जवाब दे चुकी है। तुम लोगों के निपटते ही मैं मॉम डैड को
इसके घर भेजने का इरादा रखता हूँ। उसके डैड मुल्क से बाहर थे, सो वो अकेले तुम लोगों की इयादत के लिए आने से हिचकिचा रही थी। यही वजह है कि अब तक तुम लोग उसके दीदार की सादत से महरूम हो। अमान के किसी रट्टू तोते की तरह फर बोलने पर सारा खिलखिला उठी थी। लड़की के वालिद क्या काम करते हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ रहती है? सारा के खालिस्तान मादुराना सवाल पर अमान सिटपटा गया था। ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। उसके जवाब पर सारा की आंखें हैरत से उबल पड़ी थी। क्या मतलब, तुमने उसके बारे में नाम के सिवा कुछ जानते नहीं और बात शादी तक भी पहुंच गई? ये क्यों कर मुमकिन है भला? सारा की हैरानी बजा थी, मगर अमान से की भी अपनी ही मंतक थी। मुझे कभी ख्याल ही नहीं रहा। उसके वाले ज़्यादातर बैरून मुल्क ही होते हैं। ना ही हमारी गुफ्तगू कभी इस नहज तक आई है कि एक दूसरे के ख़ानदान के बारे में बात करें। मुझे यूँ भी बिला वजह फ़ोन पर गप्पे हाँकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी हमें तो लड़की से सरोकार है ना। अमान ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी। वाह अमान सयाल, क्या कहने आपकी अकल के। तुम मुझे उसका नंबर भेजो, मैं खुद सब मालूम कर लूँगी। साया ने गाड़ी अतालवी तर्ज के रेस्टोरेंट के बाहर रुकने पर बात समेटी थी। अमान ने फ़क्त सर हिला दिया। वो उसे ध्यान से जाने की हिदायत करके गाड़ी से उतर आई। रेस्टोरेंट के अहाते में ज़ुल्फ़ सयाल की हिफाज़ती दस्ता पहले से मौजूद था, सो उनके साथ आने वाले मुहाफ़िज़ अमान के साथ ही पलट गए थे। सायरा रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो दो बावर्दी बैरों की हमरा एक खूबसूरत सी लड़की पहले से ही उसके इंतज़ार में वहाँ मौजूद थी। एक बैरे ने उसे फूलों का एक इंतहाई खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया, जबकि दूसरा हाथ में एक नफीसा कागज़ का थैला उठाए खड़ा था, जिसमें यकीनन उसके लिए कोई तोहफ़ा मौजूद था। वो थैला देखने में ही हाथ से बना महसूस होता था। सायरा का दिल एकदम तेज़ी से धड़का। तो क्या ज़ुल्फ़ ने सच में उसके लिए अपने हाथों से कार्ड बनाया था? ये सोच ही उसके लिए खासी हैरानकुन थी। उसके सर को हम देखकर वो दोनों चीज़ें थामते ही उनके साथ खड़ी लड़की उसे गुलदस्ता पकड़ उसे अपने साथ आने का कहकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उस रेस्टोरेंट के निचले हिस्से में तो काफ़ी लोग मौजूद थे, मगर जब उसने लिफ्ट से बाहर कदम रखा तो अपनी हाल में इस वक्त हाल ही था। ज़ुल्फ़ ने अपनी सहूलत के पेश नज़र इस रेस्टोरेंट का सारा ऊपरी हिस्सा इन दोनों के लिए मुख्तस करवा रखा था। इस डिनर की दावत भले से साया ने दी थी, मगर उसका सारा इंतज़ाम ज़ुल्फ़ ने खुद करवाया था। मैम, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपरी हाल से मुल्हिका टेरेस के दरवाजे पर रुकते उस लड़की ने सायरा को आगे जाने का इशारा किया। खुद वो हाथ में पकड़ा गुलदस्ता एक जानिब रखे मेज़ पर रखती वापस पलट गई। सायरा ने जो ही धड़कते दिल और लरजते कदमों से टेरेस पर कदम रखा तो वहाँ की सारी बत्तियाँ बुझकर सिर्फ एक दायरवी रोशनी बाकी रह गई, जो उसके साथ साथ हरकत कर रही थी। सायरा के कदम मन भर के हो गए। ज़ुल्फ़ से सामने का ख्याल ही उसे सुर्ख किए दे रहा था। उसकी तरफ से पुश किए जंगले पर दोनों हाथ टिकाए खड़ा था। जब उनके बीच चंद कदमों का फासला बाकी रह गया तो वो एकदम पलटते उसकी तरफ हाथ बढ़ा गया था। साया ने झिझकते हुए अपना मोमी हाथ उसकी कुशादा पे हथेली पे रखा तो उसे अपना दिल अपने हाथों में धड़कता महसूस हुआ था। ज़ुल्फ़ कुछ कहे बिना यूं ही उसे थामे टेरेस के बस में लगी मेज़ की तरफ बढ़ गया। रोशनी का वो दायरा अब इन दोनों के साथ हरकत कर रहा था। वहाँ पहुँचकर ज़ुल्फ़ ने इसके साथ हाथ की पुश्त को अपने होल्डे से अपने लबों से छूकर छोड़ते उसके लिए कुर्सी खींची थी। सायरा तो उसकी इस जिसारत पर ही अधमोई होती कुर्सी पर टिक गई। दूसरे हाथ में पकड़ा वो कागज़ी थैला उसने दूसरी कुर्सी पर रख दिया था। उसके चेहरे की सुर्ख पड़ती रंगत ज़ुल्फ़ के होंठों पर एक भरपूर तबस्सुम बिखेर गई। वो पलटकर उसके ऐन सामने नशीस संभाल गया था। उनके बैठते ही वो रोशनी का दायरा मालूम हुआ तो टेरेस पर हल्की हल्की रोशनियाँ जल उठी, मगर वो अंधेरे को पूरी तरह ख़त्म करने से कासिर थी। उन्हें नशीस संभाले भी 1 मिनट ही हुआ था कि एक बार वर्दी मेरा हाथ में जूस का थाल लिए उधर चला आया। उसने गिलास उन दोनों के सामने रखते मेज़ के वस्त में रखे स्टैंड पर सब मोमबत्तियाँ जला दी तो माहौल पर एक सहसा तारी हुआ था। खुले आसमां पे तैरते बादलों के टुकड़ों की ओर से झांकता चांद, कुछ फासले पे दहकती अंगीठी से उठती जलते कोयलों की महक, हल्की हल्की चलती खुनक हवा, इफ्तराफ में मौजूद बाला चोटियाँ और जंगली फूलों की महक, इन सब ने मिलकर वहाँ एक रोमानवी सा मंजर बना रखा था, जिसमें मौजूद हीरो हीरोइन एक दूसरे की संगत में मुतमईन और खुश नजर आते थे। जूस पीने के दौरान इन दोनों के बीच खाइल मायनी है खामोशी को तोड़ने की कोशिश किसी ने भी ना की थी। सायरा गिलास हाथ में थामे इधर उधर निगाहें दौड़ा रही थी। ज़ुल्फ़ के सिवा वहाँ मौजूद हर शय का जायज़ा ले चुकी थी, जबकि ज़ुल्फ़ ने सिर्फ उसे ही देखा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ज़ुल्फ़ के अचानक कहने पर सायरा ने पहली बार उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में अब्बास शौक़ का एक जहां उसे वापस नजरें पलटने पर मजबूर कर गया। उसने सरगोशी नमा आवाज़ में शुक्रिया अदा करते गिलास मेज़ पर रख दिया था। उनके बीच इस वक्त खामोशी हम कलाम थी। चंद पल मज़ीद सिरके तो उसे 2 बावर्दी मुलाज़िम ट्रॉली धकेल कर अपनी जानिब आते दिखाई दिए। ज़ुल्फ़ हनोज उस पर नज़रें जमाए हुए था। ज़ुल्फ़ प्लीज़। बैरों को नज़दीक आते देख ज़ुल्फ़ की नज़रों के इत्तेकास ने सारा को खौफज़दा किया तो वो इल्तिजाई अंदाज में उसे पुकार गई। उसके समर पर वो हौले से हंस कर सीधा हो बैठा। वो नाक भी कहती तो भी ज़ुल्फ़ इन बैरों के अपने मेज़ के पास आते ही अपनी नज़रों का ज़ाविया मोड़ लेता।
खाना छूने जाने के दौरान भी खामोशी इनके बीच घूमती रही। सायरा ने देखा कि मेज़ पर रखे जाने वाले तमाम तर लवाज़मात उसकी पसंद के थे। खाना लगाने के बाद वो दोनों बहरे अपनी पुश्त पर हाथ बांधकर ज़रा फासले पर जा खड़े हुए, लेकिन ज़ुलैदैन ने हाथ के इशारे से उन्हें जाने का अंदिया दे दिया। उसे अपने बीच कोई तीसरा गंवारा ना था। शुरू करो। सायरा के लिए एक प्लेट में फ़िश स्टेक निकालते ज़ुलैदैन उसे खाने का अंदिया देगा, मगर अगले ही पल वो कांटा उठाने के लिए बढ़ते सायरा के बाएं हाथ पर अपना हाथ रख गया। वो यकीनन उसके ज़ख्म की वजह से सायरा को अपने हाथ को ज़रा सी मशक्क़त देने का भी रवादार नहीं था। मैं हूँ ना आपका हालम, महजूबाना अंदाज में सीने पर हाथ रखकर कहते वो सायरा को एक बार फिर हैरान कर गया। अब वो अपने हाथों से सायरा को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। सायरा तो उसे यूँ अपने नाज़ उठाते देखकर ही दम बखुद हो रही थी। उसने कब सोचा था कभी ज़ुलैदैन सियाल द अकरू किंग का ये रूप भी देखेगी। शुक्रिया सायरा, मेरी माज़रत कबूल करके मेरा साथ कबूल करने के लिए। खाने के अख्ताम पर सायरा गोद में दरे रुमाल से अपने लब थपथपाने लगी, तो ज़ुलैदैन के अचानक कह देने पर उसके हाथ बीच में ही मुअल्लक हुए थे। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना है ज़ुलैदैन, कि मेरी सोच के बाद भी आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया। सायरा का इशारा यकीनन अपने किरदार वाली बात की तरफ था। नहीं, असल ख़राबी वक्त की तरतीब की ही थी। तुम्हें याद है, जाने से पहले मैंने तुम्हें काफ़ी कुछ सुनाया था जब तुमने अपना फ़ोन तोड़ा था। इस वक्त वो फ़ोन मैं तुमसे बात करने के लिए कर रहा था। मुझे तब लगा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मगर अब सोचता हूँ कि तुम यकीनन जानती ही नहीं थी कि वो किसका फ़ोन है। ज़ुलैदैन की वजाहत पर सायरा ने नफ़ी में सर हिलाया। इसे वो पूरा वाक़या अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ याद आया था। मैं सच में नहीं जानती थी कि वो फ़ोन आपका था, सायरा हैरत भरे लहजे में बोली थी। इसलिए तो कहा है कि साजिश वक्त और हालात की थी। हमारी किस्मत में यही लिखा जा चुका था। बेहतरीन बात यह है कि आज वक्त हमारे हाथ में है। सो आओ, हम पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। ज़ुलैदैन ने अपनी बात के दौरान उसके दोनों हाथ अपने मजबूत मर्दाना हाथों की गिरफ्त में लेकर आखिर में उसकी आंखों में झांका, तो सुरमई हाथों ने स्याह घटाओं की इल्तिजा समझते अपनी पलकों की जुम्बिश से उसकी बात की तायद की थी। अपना तोहफ़ा देखा तुमने? उसने आंख के इशारे से पूछा, तो सायरा ने नफ़ी में सर हिलाया था। ज़ुलैदैन ने थोड़ा सा आगे होते एक हाथ से वो थैला उठाकर उसमें से एक इंतहाई नफासत से बनाया गया कार्ड बाहर निकालते सायरा की तरफ बढ़ाया था। सायरा ने मुतासुकुन तासुरात के साथ उसके हाथ से वो कार्ड लिया, जो ज़ुलैदैन की महारत का मुँह बोलता सबूत थी। ओ माय लव, ओ माय डियर, लव इज़ इन द एयर। लेट मी आस्क यू, विल यू बी माइन एज यू आर देयर on this beautiful day? I do adore your consent to take your care, सायरा नाज। इस दीदा ज़ेब कार्ड के अंदर ज़ुलैदैन की मोतियों जैसी लिखाई में ठहरी ये नज़म सायरा का दिल धड़का गई। उसका ये इजहार सायरा को अंदर तक सरशार कर गया था। ये बहुत खूबसूरत है, मगर मैं इस सवाल का जवाब सही वक्त आने पर अपने पास महफूज रखती हूँ। सायरा के सताइशी अंदाज के बाद उससे इतला कर कहने पर ज़ुलैदैन ने सर को हम देते जैसे उसके फैसले को तौसीक कर दी। चंद पल मजीद एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे में खोए रहे कि बारिश का एक कतरा उनकी महवियत में दरार डाल गया। सायरा ने खुशदिली से आसमान की जानिब देखा था। वाह, बारिश! मुझे बहुत पसंद है दिसंबर की बारिश। सायरा ने ज़िंदगी में दूसरी बार ज़ुलैदैन को अपनी पसंद से आगाह किया था। पहली फरमाइश तो कार्ड की थी ना, जो पूरी हुई। मुझे भी, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें भीगने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। ज़ुलैदैन ने उसकी हाँ में हाँ तो मिलाई, मगर साफ सिर्फ एक हद तक। वो सायरा का इरादा भांपते तेज़ी से उठकर उसकी सिमत आया, उसे हाथ से थाम कर उठाते कुछ फासले पर बने शेड के नीचे ले आया। सायरा ने मुँह बसोर उसे देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसके कंधे के गिर्द अपने बाजू का हिसार बांध गया। जानता था कि अब कोई मुज़ाहमत ना होगी, मगर सायरा भी उसे हैरान करने के मूड में थी। लोग कहते हैं कि दिसंबर की बारिश उदासी की अलामत होती है, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मुझे ये बारिश खुशाइंदगी की अलामत लगती है। कुछ ही देर में आने वाले खुशकुन लम्हों में महकती उम्मीदों की आमद की अलामत। और टिप टिप बरसती बारिश पे नज़रें जुमाए गोया हुई थी। उसकी बात पे ज़ुलैदैन ने भी साख्ता सामने देखा। वो जो बारिश की बजाय उसे देखे जा रहा था, उसकी बात पे खुलकर मुस्कुरा दिया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कुछ लोग भी बिल्कुल बारिश जैसे होते हैं, महकती उम्मीदों जैसे, जिनके आने से ज़िंदगी खुद बहुत ही खुशगवार हो जाती है, जैसे तुम मेरी ज़िंदगी की महकती उम्मीद हो, आने वाले खुशकुन लम्हों की नवीद। तुम्हारा साथ मेरे लिए किसी ठंडी हवा जैसा है, जो जिस्म जान को एक तरावट बख्शती है। ज़ुलैदैन के बोझल लहजे पर सायरा की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, खासी देर हो चुकी है। उसके गुरेज पर ज़ुलैदैन कहकहा लगाते अपनी जेब से फ़ोन निकाल गया। चलते हैं, बस इन लम्हों को हमेशा के लिए कैद कर लूँ। ज़ुलैदैन ने हाथ हवा में बुलंद करते उसे अपने हिसार में लिए मोबाइल कैमरे से सेल्फी ली थी। वो दोनों एक खूबसूरत शाम गुजार कर वापस चल दिए। एक ऐसी शाम जो उनके बीच बाकी रह जाने वाली बदगुमानियों को अपने साथ उड़ा ले गई थी। अब सिर्फ उनका इश्क बाकी था।
खूबसूरत शाम कसरे सियाल के वसी और अरीज लॉन में उतर आई थी। ऐबक का भी काफ़ी बेहतर था और बाकायदगी से दफ्तर भी जाने लगा था। जब से सारा ने रुखसती के लिए हाँ कही थी, पूरे कसर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इन दिनों इनकी शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। ऐबक अपना लैपटॉप लिए कसरे सियाल के लॉन में बैठा अपने दफ्तर का कुछ काम करने में मगन था। अमान अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ था और ज़ुरैदैन तो वैसे ही लाहौर में होता था। जहांज़ेब सियाल किसी जलसे के लिए गए थे, जबकि सायरा और नेज़ा भी मार्केट गई हुई थी। सो घर पर इस वक्त सिर्फ ऐबक और अलीज़ा ही थे। अलीज़ा ऐबक को लाम में बिठाकर कुछ देर में आने का कहकर खुद काफ़ी देर से अंदर न जाने क्या कर रही थी। जब से उसने खुशखबरी सुनाई थी, सब घर वालों ने उसे हाथ का छाला बना रखा था। अभी भी ऐबक का ध्यान अपने ऑफिस के काम की जानिब था, वरना अलीज़ा का इतनी देर इंतज़ार करने के बजाय वो खुद अंदर जाकर देख लेता कि इसकी बीवी किन कामों में मगन है। कुछ देर बाद अलीज़ा एप्रन पहने बाहर आई तो ऐबक ने फ़ौरन गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा था। ये सब क्या है लीज़ा, किन कामों में लगी हो तुम? ऐबक ने सीधे होकर बैठते उसके एप्रन की जानिब इशारा करते हुए पूछा था। इसे एप्रन कहते हैं अभी, और ये आमतौर पर किचन में काम करते हुए पहना जाता है। अलीज़ा ने तंज़िया अंदाज में हंसते हुए कहा था। वो तो मैं जानता हूँ लीज़ा, मगर इसका तुम्हारे वजूद पर होना मेरी समझ से बाहर की बात है। तुम क्या कर रही थी किचन में? कुछ खाने का मूड था तो किसी मुलाजिम से गए थी? 20 मुलाजिम मौजूद हैं घर में और तुम खुद लगी हुई हो। आम हालात में ऐबक खुश होता अलीज़ा को किचन में मसरूफ़ देखकर, मगर अभी उसकी फ़िक्र रोक कर आई थी। मैं कोई अनोखी औरत तो नहीं हूँ जो माँ बनने वाली है। तुम्हारा बस चले तो मुझे बस सजा कर रख दो। उसके इस दर्जा फ़िक्र पर अलीज़ा को एकदम गुस्सा आया था। उसने एक खूनखार नज़र के साथ हाथ में पकड़ा नैपकिन ऐबक की जानिब उछाल दिया, जिसे ऐबक ने बर्वक्त पकड़ लिया। वो अब अलीज़ा के इन मूड स्विंग्स का आदी होता जा रहा था। उसे एहसास था कि बाज़ औक़ात इनकी हद से ज़्यादा परवाह पर वो चिढ़ जाती है, मगर ऐबक फिर भी खुद को इस मामले में बेबस पाता था। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे हाल में कोई छुरी या कोई और किचन एक्सेसरी नहीं थी लीज़ा, ऐबक ने नैपकिन पकड़ते हुए तशक्कुर अमेज़ लहजे में कहा। उसकी बात का जवाब उसने ना दिया कि फिर अलीज़ा को कुछ पता ना चलता कि वो क्या करती। वो अब संजीदगी से उसके साथ नॉर्मल बर्ताव करने के बारे में सोच रहा था। ऐबक, तुम ना डिज़र्व ही नहीं करते कि मैं तुमसे प्यार से बात करूं, और जो बुरी सासों की तरह तुम मुझे हर वक्त कुकिंग ना करने का ताने देते रहते हो ना, बस इसलिए मेरा कुकिंग से दिलो चाट हो गया है। अलीज़ा के कमर पर हाथ बांधे ऐबक को सालम निगल जाने वाली नज़रों से देखा। यार मैं ताना थोड़ी ना मार रहा हूँ, मैं तो बस आम सी बात कर रहा था। ऐबक ने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया। तो तुम ऐसी बातें करते ही क्यों हो अभी, जो मेरा अच्छा भला मूड बर्बाद हो जाए? अलीज़ा ने शिकवा करने के अंदाज में कहा तो ऐबक लैपटॉप सामने पड़ी मेज़ पर रखता उठकर अलीज़ा की जानिब आया था। अच्छा सॉरी यार, तुम जानती हो ना, तुम्हें देखकर मेरी ज़बान फिसल जाती है और दिल भी। अलीज़ा के सामने खड़े होते अपने दोनों बाजू अलीज़ा के कंधों पर टिकाकर ऐबक ने इसका मूड बहाल करने की कोशिश की थी। ये मक्खन किसी और को लगाना। अलीज़ा ने सूरज से उसके बाजू अपने कंधे से हटाते कहा था। यार और कहाँ से लाऊं? तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना गुजारा नहीं, और वैसे भी जब तुम कुकिंग करती हो तो काफ़ी हॉट लगती हो, इसलिए मेरा सारा मक्खन बशमूल प्यार तुम्हारे लिए है। ऐबक ने एक आंख बंद करके दिल फेंक अंदाज में कहा तो अलीज़ा ने होंठ गोल करके बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से रोका था। ऐबक ख्याल सच में जानता था कि अपनी रूठी बीवी को कैसे राम करना है। फिर से तुम्हारी वो फजूल से थ्योरी आ गई। खुद को संभालते अलीज़ा ने चेहरे पर छाई संजीदगी बरकरार रखते हुए बुरुज कर कहा था। अच्छा अब मैं कुछ नहीं कह रहा। ऐबक ने खामोश रहने का इशारा करते आंखें सुकेट कर ज़ेरे लब माफ़ी मांगी तो अलीज़ा ने तीखी मुस्कुराहट के साथ उसको देखा था। ऐसे तो माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी मिस्टर ऐबक सियाल, जतलाते हुए लहजे में कहती वो ऐबक से मज़ीद माफ़ियाँ मंगवाने के मूड में लग रही थी। उसका इशारा समझते ऐबक ने पुरज़्ज़म अंदाज में गर्दन हिलाई थी। अच्छा बाबा ये लो कान पकड़ लेता हूँ। ऐबक ने कहकर आगे बढ़ते अलीज़ा के दोनों कान पकड़ लिए। अब तो माफ़ कर दो, वो जो ऐबक की हरकत पर कोई रद्द-ए-अमल देने का सोच रही थी। उसके दोबारा माफ़ी मांगने पर, और वो भी इस तरह एक काटदार नज़र उस पर डालकर रह गई। यार तुम ही तो कहती हो कि हर बार किसी नए तरीके से माफ़ी मांगा करूं, तो बस इस उसकी आंखों से निकलते शोलों पर उसने ऐबक ने मासूमियत से कहना चाहा, इसलिए अपनी बजाय मेरे कान पकड़ लिए। अलीज़ा ने उसकी बात काटते तेज़ लहजे में कहा। जब तुम पूरी की पूरी मेरी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे कान या तुम्हारे कान? वो कहते हैं ना, जो तेरा है वो मेरा है। ऐबक ने मुस्कुराकर कहते अलीज़ा के हाथों को थाम लिया। ऐबक के चेहरे पर फैली इसकी महसूस दिलकश मुस्कुराहट ने अलीज़ा का गुस्सा जाग के जैसे बिठा दिया। वो ऐबक की इसी अदा की तो दीवानी थी। वो अगर बातें बिगाड़ता था तो इन्हें संवारना भी से अच्छे से आता था। अब हाथ भी मेरे ही जुड़वाने हैं। अबरू कमान के जिसे उठाते उसने सवालिया अंदाज़ अपनाया था। नहीं माई लेडी, मैं तो आपके सामने सारी ज़िंदगी हाथ जोड़े रह सकता हूँ, बस आपकी माफ़ी की तलब है। ड्रामाई अंदाज में अलीज़ा के हाथों का अपने हाथों में लेकर हाथ जोड़कर कहते हुए अलीज़ा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। चलो रूठना मनाना हो गया, माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई, अब बारी है पेट पूजा की। बताओ आज मेरी प्यारी से अलीज़ा ने मेरे लिए क्या बनाया है? ऐबक ने गहरा सांस लेते पुरसुकून लहजे में कहा। अलीज़ा के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट देखकर वो मुतमईन हुआ था। वेल
मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चीज़ केक बनाया है, अलीज़ा ने पुरजोश अंदाज में कहा, क्योंकि इससे पहले जब भी ऐबक की चीज़ केक खाने का मूड बनता तो सायरा ही इसमें अलीज़ा की मदद किया करती, मगर आज अलीज़ा इसने खुद ऐबक के लिए चीज़ केक बनाया था, जिस पर ऐबक को खुशगवार हैरत हुई। अरे वाह, तो चलो देखें आज मिसेस ऐबक सियाल ने क्या तख्लीक किया है। खुशदिली से कह के वो अलीज़ा का हाथ थामकर उसके हमरा अंदर आया, जहाँ लाउंज के वस्ती मेज़ पर अलीज़ा के हाथ का बना चीज़ केक पड़ा था। इस केक पर फ्रेश फ्रूट्स से बिल्कुल वैसे ही सजावट की गई थी जैसे ऐबक को पसंद था। वाओ अलीज़ा, दिस इज़ अमेजिंग। चीज़ केक को देखते ऐबक ने सताइशी अंदाज में कहते अलीज़ा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अब खाकर बताओ कैसा बना है। अलीज़ा ऐबक को बाजू से पकड़कर सोफ़े तक लाई तो ऐबक ने उसकी तकलीफ में सोफ़े पर बैठते चीज़ केक का एक टुकड़ा निकालकर प्लेट में निकाला। अलीज़ा पुरुमीद नज़रों से ऐबक को देख रही थी। उसने जैसे ही केक का पहला चम्मच मुंह में रखा तो फ़ौरन ही अलीज़ा की जानिब देखा था। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? अलीज़ा ने फ़ौरन ही इस्तफ़सार किया था। नहीं, बहुत अच्छा बना है, ऐबक मुस्कुराकर कहता मज़े से केक खाने लगा। ऐबी, अब मुझे बताओ क्या मसला है केक में? अलीज़ा ने माथे पर बल डालते ऐबक से सवाल किया। कुछ भी तो नहीं, बहुत अच्छा है, ऐबक ने फिर अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। वो अलीज़ा का दिल नहीं ख़राब करना चाहता। अगर ये परफेक्ट होता तो तुम ऐसा रिएक्ट तो नहीं करते, बल्कि तुम कहते इट्स द बेस्ट चीज़ केक एवर, जैसे तुम हमेशा कहा करते हो। अलीज़ा ने मुँह लटका कर कहा तो ऐबक ने मुस्कुराकर अपनी बीवी को देखा, जिसका अंदाज़ बिल्कुल दुरुस्त था। वो दरअसल बस चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, बट इट्स परफेक्ट, आई प्रॉमिस। ऐबक ने मज़ीद केक निकालते हुए कहा तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। चीनी तो मैंने खुद ज़्यादा डाली है, अलीज़ा ने कंधे उचकाते हुए कहा। चीनी का सुनकर उसका मूड पल में बदला था। अच्छा, वो क्यों भला, जबकि तुम जानती हो कि मैं ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करता। ऐबक ने सवालिया अंदाज में अलीज़ा को देखा था। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अभी, और इसी खुशी में मुँह मीठा करना तो बनता है ना, और इसलिए मैंने इस चीज़ केक को भी मीठा बनाया। मुस्कुराकर कहती वो ऐबक के साथ ही बैठ गई, उसे अपने लिए चीज़ केक प्लेट में निकालने लगी। और ये खुशी यकीनन भाई और सायरा की शादी को लेकर है, राइट? ऐबक ने केक का एक और टुकड़ा मुंह में डालते हुए अलीज़ा से सवाल किया था। बिल्कुल, इससे बड़ी खुशी फ़िलहाल कस्ते ख्याल में आई नहीं, तो अभी के लिए यही सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात है। ये उसका खलूस और सायरा के लिए प्यार ही तो था कि वो अपने माँ बनने की खुशी को भी इस खुशी के आगे फरामोश कर गई। अपनी बात कहने पर अलीज़ा ने केक का नवाला मुँह में रखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा मीठा केक में डाल दिया है, और ऐबक बेचारा चुपचाप बिना शिकवे के केक खा रहा था। वैसे ये थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया है, अलीज़ा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, क्योंकि इतना मीठा खाने की तो वो भी याद ही ना थी। कहीं तुमने अपनी उंगली तो नहीं घुमाई थी या मेज़े में? ऐबक ने मुस्कुराकर अलीज़ा को शर्मिंदा से चेहरे को देखते हुए कहा था। कुछ भी ऐबक, अलीज़ा ने हंसकर सरनफी में हिलाते ऐबक को देखा। तुम जानते हो ऐबी, तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम परफेक्शन नहीं मांगते, तुम गलतियों और कोताहियों का मार्जिन देते हो। डैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू। यही चीज़ तुम में सबसे अच्छी है। अलीज़ा ने ऐबक के कंधे पर सर रखते सिद्के दिल से अपने शरीक सफ़र की खूबी को सराहा था। क्योंकि हम खुद परफेक्ट नहीं होते तो हमें दूसरों से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी जो मज़ा इम्परफेक्ट होने में है वो परफेक्ट होने में नहीं। हल्के फुल्के अंदाज में कहता है ऐबक सियाल। अलीज़ा को हमेशा से ज़्यादा अच्छा लगा था। तुम दोनों का हो गया हो तो माहौल साजगार बना दो, इस घर में कंवारे लोग भी मौजूद हैं। अमान जो अभी बाहर से आया था ऐबक और अलीज़ा को एक नज़र देखकर अंदर की जानिब बढ़ गया, मगर जाते हुए अपनी ज़बान के जौहर दिखाने से बाज नहीं आया था। ये नहीं सुधर सकता, अलीज़ा शर्मिंदा होती बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहती उठ खड़ी हुई। वो पीनों को मेज़ पर रखे बर्तन उठाने के लिए आवाज़ देकर अपने कमरे की जानिब चली गई तो ऐबक मुस्कुराता बाहर की जानिब चला गया, जहाँ वो अपना दफ्तर का काम अधूरा छोड़ कर आया था। आज ज़ुलिया सियाल और सायरा की मेहंदी की मुश्तरका तकरीब थी, जिसके लिए कस्ते सियाल के खूबसूरत लान को जदीद तर्ज पर सजाया गया था। ज़ुलिया सियाल के लाख एतराज़ात के बावजूद अमान और अलीज़ा ने अलीज़ा सियाल की हमायत हासिल करके अपनी तकरीबन सारी ही फरमाइशें पूरी करवा ली थी। ज़ुलिया का मौक़िफ़ था कि सादगी से रुखसती करवाई जाए, जबकि अलीज़ा और अमान अमाइयों मेहंदी उपटर हर किस्म की तकरीब की ज़िद कर रहे थे। उन्होंने अनीज़ा को भी अपना गम ख्याल बना लिया था, और जहाँ बात अनीज़ा सियाल की आ जाती वहाँ तो जहांज़ेब सियाल भी कोई एतराज़ ना उठाते थे। तो ज़ुलिया सियाल क्या चीज़ था, लेकिन फिर भी उसने इन्हें मशरूत इजाज़त दी थी कि ये रस्में महदूद पैमाने पर होंगी। अमान और अलीज़ा की शौक़ तबीयत के बरक्स ऐबक ने ज़ुलिया की हदायत को कुछ हद तक मद्देनज़र रखना चाहा, मगर यहाँ भी ऐबक सियाल अपनी ज़ोजा के आगे बेकी बिल्ली बन गया। अमान का कहना था कि कस्ते सियाल के सभी मर्द जोरू के ग़ुलाम हैं, और उसके बकौल अलीज़ा के खुशखबरी सुनाने के बाद से ऐबक सियाल रन मरीदी के तमाम तर अधिकार
टूट चुका है और तो जुल्लैदैन और सायरा के दरमियान सब ठीक होने के बाद से ये मेडल वो अपने आइडियल वली बाई के गले में भी बड़ी शान से लटका चुका था। अलबत्ता जहांज़ेब सियाल के सामने वो लफ्ज़ जोरू के गुलाम को अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड के साथ बड़ी सहूलत से बदल दिया करता था। आज मेहंदी की तकरीब में भी सिर्फ ख़ानदान के ही करीबी लोगों को मद्दू किया गया था। ये और बात कि महदूद पैमाने पर होने वाली इस तकरीब में भी 700-800 के लगभग अफराद मौजूद थे। जुल्लैदैन को अपने घर वालों के साथ बहस और तकरार के बाद बड़े अच्छे से ये बात समझ में आ गई थी कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि कार खैर का आगाज़ हमेशा घर से होना चाहिए। उसके नज़दीक अपने घर वालों को समझाना आम आवाम को कोई बात समझाने से ज़्यादा मुश्किल न था। उन सब की मनमानियों के बावजूद भी उसकी पूरी कोशिश थी कम से कम असराफ हो। वो बिलाशुबा ऐसे हुक्मरानों में शुमार होता था जिन्हें सही मानों में एक रहनुमा माना जा सके। अलीज़ा जदीद तर्ज के पार्टी मेकअप और हेयर स्टाइल बनाए मस्टर्ड और पर्पल कलर के इम्तिज़ाज का गरारा पेपलम पहने बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। इस खुशखबरी के बाद से तो जैसे इस पर टूट कर ममता का रूप आया था। इस वक्त भी वो इधर उधर फिरती हमेशा की तरह तकरीब पर छाई हुई थी, जबकि आरामदेह सोफ़े पर बड़ा जवान अम्मा भी मुसलसल उसके बुलाए लेती उसे नज़र बद से बचाने को जाने क्या क्या पढ़कर उस पर फूंकने में मगन थी। अमान भी स्किन कलर के कुर्ते पजामे पर अनाबी वेस्टकोट पहने अपनी जानिब जाज़बे नज़र शख्सियत के साथ सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। वो भी अलीज़ा के हमरा इंतज़ामात देखता इधर उधर घूम रहा था। ऐबक भी अमान के जैसे लिबास में हासा वजी लग रहा था। वो इस वक्त जहांज़ेब सियाल के हमरा इस्तकबालिया पर मौजूद आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कह रहा था। तकरीब में चूँकि ख़ानदान के ही अफराद शरीक हो रहे तो ज़नाना और मर्दाना हिस्से को सिर्फ 2 रोया राहदारी के गिर्द सोफ़ों की तरतीब के हिसाब से ही अलग किया गया था, जबकि बारात और वलीमे के लिए बाकायदा अलग से इन हिस्सों का तकसीम का बंदोबस्त था, क्योंकि इन दोनों तकरीबात में ख़ानदान के अलावा बहुत से अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थी। आज की तकरीब में ख़ानदान वालों के सिवा सिर्फ इफ्तिखार सुमनों को ही बुलाया गया था। कुछ देर बाद जुल्लैदैन सियाल सफ़ेद शलवार सूट पर काली गर्म चादर कंधों पर डाले अंदर से आया तो इसे देखते ही अमान और अलीज़ा उसकी जानिब लपके थे। ऐबक भी जुल्लैदैन को देखकर जहांज़ेब सियाल से कुछ देर में आने का कहकर जुल्लैदैन की जानिब चला आया। अलीज़ा सियाल जो अपनी कुछ रिश्तेदार ख़वातीन के हमरा बैठी थी, जुल्लैदैन को देखती उसकी जानिब आकर उसके बलाए लेती उसकी नज़र उतारने लगी। एक तवील इंतज़ार के बाद आज इन्हें खुशी देखना नसीब हुई थी, सो इनके जोश का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल ना था। अरे वाह वली बाई, आप पर तो बड़ा रूप आया है। आज कितने दिलों पर वार करने का इरादा है? अमान ने आंख का कोना दबाते शरारत भरे लहजे में बाई से इस्तफसार किया था। अभी हमारी सायरा को आने दें, फिर देखते हैं कि कौन वार करता है और कौन घायल होता। अलीज़ा ने इतरा कर कहते जुल्लैदैन को मानी खेज नज़रों से देखा था। उसकी बात सुनते ही जुल्लैदैन के दिल में जल्द से जल्द सायरा को देखने की ख्वाहिश बेदार हुई, जिसे पिछले 1 हफ्ते से मायूं के नाम पर कमरा नशीन कर दिया गया था। जुल्लैदैन बावजूद कोशिश के भी उससे मिल नहीं पाया था। वो कुछ कहे बिना ही मुस्कुराकर एक जानिब बढ़ गया और फ़ोन निकाल कर सायरा को पैगाम भेजते उससे अपनी तस्वीर भेजने की फरमाइश की। वो अपनी बेख्तियारी पर उसे कुछ हैरत भी हुई, मगर आजकल उसे ऐसी बेख्तियारियाँ अच्छी लगने लगी थीं। जुल्लैदैन सियाल का ये रूप सिर्फ़ और सिर्फ सायरा के सामने ही उभर कर आता था, वरना दुनिया के सामने वो आज भी वही जुल्लैदैन सियाल था जिसे अलीज़ा एक अखड़ू और अक्कड़ खड़ूस सियासतदान कहा करती थी।